नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं भीष्म साहनी जी की बहुचर्चित कहानी अमृतसर आ गया है लेकर के। इस कहानी का हम लोग समीक्षा देखेंगे। समीक्षा के क्रम में सबसे पहले हम लोग कहानी का एक परिचय देखेंगे, फिर विषय वस्तु, फिर पात्र परिचय और अंत में हम लोग कहानी का सारांश और उद्धरण यानी कोटेशन एक साथ देखेंगे, जो कि परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अमृतसर आ गया है कहानी भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह पटरिया में संग्रहित है और पटरिया कहानी संग्रह का प्रकाशन 1973 है। पटरिया कहानी संग्रह में 14 कहानियां हैं और उसमें से एक कहानी अमृतसर आ गया है भी है। अमृतसर आ गया है कहानी भीष्म साहनी जी द्वारा विभाजन की त्रासदी का एक अक्ष मात्र है। 1973 में ही प्रकाशित तमस उपन्यास इस त्रासदी का पूरा वाक्य है। इस पर भी वीडियो आपको जल्द साहित्य गंगा पर उपलब्ध होगा। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, जहां पाकिस्तान के अंदर की घटना बयां करती है, वही अमृतसर आ गया है विभाजन की परिवर्तित स्थितियों का दृश्य समाहित कर तत्कालीन ट्रेन सफर की वस्तु स्थिति पर आधारित भीष्म साहनी जी की कहानी है। यह कहानी मैं शैली में भीष्म साहनी जी ने लिखा है। सांप्रदायिक तनाव के विस्तृत फलक पर कलात्मक संयम के साथ प्रस्तुत करने का सफल प्रयास भीष्म साहनी जी ने अपनी इस कहानी में किया है। इस संबंध में डॉक्टर सुरेश सिन्हा का कहना है कि वर्ग वैषम्य, आर्थिक विपन्नता एवं परिणाम स्वरूप उत्पन्न चारित्रिक अंतर्विरोध एवं कटुता उनकी कहानियों के मूल स्वर हैं, जिनमें जीवन के प्रति अटूट निष्ठा एवं संघर्ष पर विजयी होने की आस्था और संकल्प का स्वर उद्घोषित होता है। अब हम लोग इस कहानी की विषय वस्तु को देखते हैं। इस कहानी में हमें 1947 में भारत पाक बंटवारे के बाद की सामाजिक स्थितियों का झलक दिखाई देता है। सांप्रदायिक तनाव की वस्तु स्थिति दिखती है। निर्दोष और गरीब लोगों पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में टूटन इस कहानी में दिखाई देती है। डर के माहौल में मानवीय जीवन भी दिखता है और इस कहानी में जो सबसे अलग दिखता है वह यह दिखता है कि खुशनुमा माहौल में अचानक सांप्रदायिक तनाव का बढ़ जाना। अब आइए इस कहानी के पात्रों की चर्चा किया जाए। इस कहानी में कहानीकार यानी भीष्म साहनी भी एक पात्र है। सरदार जी हैं एक, फिर 3 पठान हैं, एक दुबला सा बाबू है, एक बुढ़िया औरत है जो माला जपती रहती है, फिर सफर में आने वाला एक गरीब लटकती मूंछों वाला मुसाफिर है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है और अंत में इस कहानी में एक मुस्लिम गरीब मुसाफिर और उसकी पत्नी ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। यही इस कहानी में हमें पात्र दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा इस कहानी में ट्रेन के अन्य मुसाफिरों की सांकेतिक चर्चा है, कोई नाम विशेष की चर्चा नहीं है। अब हम लोग अमृतसर आ गया है कहानी का सारांश और इस कहानी में आए हुए पात्रों के उद्धरण यानी उनके कोटेशन, उनके बातों को साथ में देखते चलते हैं। कहानी की जब शुरुआत होती है तो साहनी जी कहते हैं कि गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। लाम यानी लड़ाई। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग का पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर रहे होंगे, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। इस कहानी में यहाँ पर साहनी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो वह सफर कर रहे हैं उनके साथ सफर में
कौन कौन है और वहां पे किस तरह का दृश्य है। कहानी में 4 प्रसंग मुख्यतः यहाँ पर साहनी जी ने इंगित किया है। एक, पठान द्वारा बाबू का पहले मजाक उड़ाया जाता है। फिर एक हिंदू निर्दोष यात्री जो नया मुसाफिर है वो आता है, उसको पठान धक्का दे देता है। और तीसरा, फिर बाबू के द्वारा पठानों को गाली देना। और चौथा इसमें जो घटना है वह नए मुस्लिम यात्री को बाबू द्वारा राड से मारना। यही इस कहानी के 4 मुख्य घटना है। होता यूं है कि पाकिस्तान बनाए जाने के ऐलान के बाद लोग तरह तरह के जो अनुमान लगाते हैं, चर्चा वहां पर हो रही थी और इसी चर्चा में कौन सही कौन गलत का अपना तर्क वितर्क गपशप हंसी मजाक चल रहा था। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद होने का जोश था। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम ए आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। इसके बाद कहानी में ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच में अपने बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था और कहा, खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। खा ले दाल खोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे आंत से नहीं लेता ए तो अपने आंत से ले ले, खुदा कसम बर का गोश्त ए और किसी चीज की नहीं ए। यानी अरे जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बर का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। तभी ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुखम, इधर तुम्हें कौन देखता है, हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर सभी लोग हंसते हैं। दुबला पतला बाबू भी हंसता है और सिर हिलाता रहता है, कभी कभी 2 शब्द पश्तो में कह देता है। इसी तरह का हंसी मजाक चलता रहा और फिर एक पठान कहता है, मांस नहीं खाता ए बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठे हो, इधर क्या करता है। और फिर सब हंसने लगे। वैसे तो डिब्बे में बहुत से मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। झेलम स्टेशन से यह ट्रेन खुली रहती है, वजीराबाद पहुंचती है। तभी वजीराबाद स्टेशन पर कुछ डरा डरा सा माहौल दिखाई देता है। वहां पे लोग डर से भाग रहे हैं क्योंकि बाहर आग लगी हुई है, दंगा भड़का हुआ है। घबरा कर भागते लोगों को देख करके प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो गया था। फिर साहनी जी कहते हैं कि कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। कोई नहीं चाहता था कि कोई नया मुसाफिर इस डब्बे में चढ़े। कोई कह रहा था, कहां घुसा आ रहा है, नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है। तो किसी ने कहा, बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुस आते हैं। इस तरीके से मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते रहे और अंदर में बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है। अब कहानी का दूसरा प्रसंग शुरू होता है। साहनी जी कहते हैं, तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े थे उसके, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा और किसी से कह रहा था, आ जाओ तुम भी चढ़ाओ। तभी एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उसके पीछे 16-17 साल की सांवली सी एक लड़की अंदर आई। सरदार जी को कुल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हैं, धकेल दो पीछे। और कोई डब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहां उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। वह कहता है, टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं हूं, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा हूं। इस पर डिब्बे में बैठे हुए बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं ए,
इधर जगह नहीं है, यानी निकल जाओ इधर से, देखते नहीं हो इधर जगह नहीं है। और पठान ने आव देखा न ताव आगे बढ़कर ऊपर से उस मुसाफिर को लात जमा दी, पर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे को लगी और वह हाय हाय करते बैठ गई। उस आदमी के मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए यह वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। वह चिल्लाया, निकालो इसे, कौन है ये, यानी निकालो इसे, कौन है ये। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी की संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुरलाए जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। फिर साहनी जी कहते हैं कि अभी आधा सामान भी नहीं आ पाया था, तभी सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास होकर के चिल्लाने लगा, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पटरियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहार पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथ से दबाए हाय हाय करते नीचे उतर गई। फिर बुढ़िया ऊंचे स्वर में बोलती है, बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। साहनी जी कहते हैं कि बुढ़िया ने सबका बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आगे साहनी जी कहते हैं कि गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक करके अपनी खिड़कियों से आग का दृश्य देखने लगे। अब डिब्बे में तनाव था। लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया था। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। तभी किसी ने पूछा कि यह कौन सा स्टेशन है, तो किसी ने उत्तर दिया, वजीराबाद। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू पास वाली सीट पर जा बैठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा, ओ बेगैरत, तुम मर्द ए की औरत ए, सीट पर से उठकर नीचे लेटता ए, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता ए। और वह बार बार हंस रहा था, मगर जो बाबू हाजिर जवाबी था वह भी चुप हो गया था। थोड़ी देर बाद वह बाबू अपने सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों का धूल को झाड़ता रहा। अब रात गहराने लगी थी और सभी मुसाफिर स्तब्ध और शंकित थे। केवल पठान निश्चिंत बैठे थे और उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में भी कोई शामिल होने वाला अब नहीं था। अब हरबंसपुरा स्टेशन निकल चुका है और यहाँ पर जो दुबला पतला बाबू है वो खिड़की से बाहर देख करके ऊंची आवाज में चिल्लाता है, बोलता है, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में जो है वह उत्तेजना और चीख दोनों थी। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। फिर पठान चौंक कर बोलता है, ओए बाबू, चिल्लाता क्यों है, इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? और खीखी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। और ट्रेन अब अमृतसर आ गई है। यहां पर अब बाबू के द्वारा पठानों को गाली देने का काम शुरू होता है। सानी जी इसमें आगे कहते हैं कि अब बाबू अचानक चिल्लाने लगा कि शहर आ गया है, अमृतसर आ गया है। और वह ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की, नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की। फिर बाबू बोलता है, नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। फिर पठान बोलता है, ओ बाबू बकबक नहीं करो, ओ खंजीर के तुकम, गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। फिर बाबू जोर से चिल्लाता है, गाली देता है माधर, और वह सर से पांव तक कांप रहा है। फिर बाबू चिल्लाता है, तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। फिर एक पठान बोलता है,
ओए हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ए इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। फिर बाबू चिल्लाता है, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल। तभी यह गाड़ी अमृतसर प्लेटफॉर्म पर रुकती है। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। सभी लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहां पर दंगा हुआ है। साहनी जी आगे कहते हैं कि इसी बीच में वह बाबू न जाने कहां गायब हो गया था, जाने किधर जाकर बैठ गया या कहां चला गया था। और अब पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर यहां से बाहर निकल गए, अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। अब बाबू एक लोहे की छड़ लेकर के आता है, वह पसीने से तरबतर है और सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठान को देख पाने के लिए ऊपर की ओर उठी, पर डिब्बों में पठान को न पाकर वह हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। फिर बोलता है वह, निकल गए हरामी, मादर, सबके सब निकल गए। और वह फिर चिल्लाकर बोलता है, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, तुम सब नामर्द हो, बुजदिल। और अब यहाँ पर से ट्रेन धीरे धीरे हिचकोले खाकर बढ़ना शुरू हो गई थी। ट्रेन में सभी लोग सो गए थे, लेकिन बाबू जग रहा था और वह खिड़की से बाहर मुंह किए देख रहा था। फिर साहनी जी कहते हैं कि मेरी भी आंख लग गई थी और ट्रेन चल रही थी। फिर ट्रेन धीरे धीरे किसी स्टेशन पर लग गई थी। जब मेरी नींद खुली तो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी बाहर खड़ा है, और जब मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियों पर चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी। उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। अब यहाँ पर इस कहानी का चौथा प्रसंग, जो नए मुस्लिम यात्री को बाबू द्वारा राड से मारने का है, उसकी चर्चा यहाँ पर साहनी जी कर रहे हैं। फिर साहनी जी इसमें आगे कहते हैं कि गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरिया उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफते हुए कह रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ा आजा। दरवाजे से फिर लाठी पटकने की आवाज आई, खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। फिर कहता है, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। फिर बाबू अचानक हड़बड़ा के उठता है और दरवाजे के पास जाकर के खिड़की से बाहर मुंह निकालकर बोलता है, कौन है इधर, जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगता है, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोलने के लिए सिटकिनी टटोलने लगा। फिर बाबू जोर से चिल्लाता है कि नहीं है जगह, बोल दिया उतर जाओ गाड़ी पर से, और वह लपक कर दरवाजा खोल देता है। वह आदमी बोलता है, या अल्लाह, और इत्मीनान की सांस लेता है। उसी वक्त बाबू ने चमकते हुए छड़ से उस मुसाफिर के सिर पर एक भरपूर वार कर दिया। लेखक कहते हैं कि मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगे लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। वह 1-2 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुदी सी आंखें। फिर उसके होठ फड़फड़ाए और उनमें उसके सफेद दांत झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल त्रास के ही कारण होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से नहीं चढ़ पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़ पकड़ कर सीढ़ियों पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ के भांति नीचे जा गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ यहीं पर खत्म हो गया हो। साहनी जी फिर कहते हैं कि बाबू अभी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में भूत का बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था, और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखा जा रहा था। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। बाबू का शरीर तभी हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर बाएं दाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर नहीं उठी। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़े को देखा,
अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। फिर साहनी जी कहते हैं कि अब धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा था, दिन खुलने लगा था, साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को कहीं खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रख सामने की ओर देखते जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए और यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी इसी के साथ हंसने लगते हैं। बाबू जवाब में एक विभत्स सी मुस्कान मुस्कुराता है और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहता है। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो साथियों, आज की प्रस्तुति भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह प्रस्तुति हमारी पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करना और शेयर करना न भूलें। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यह मेरा आग्रह होगा। हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो साहित्य गंगा पर उपलब्ध हैं और आप चाहें तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी अथवा पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंदी, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।